Hello everyone, welcome to Swami Vivekanand Institute. I am Aditi and I am your UGC NET Home Science faculty. So today in this session we are going to discuss about dyeing process, which is the part of textile unit number 3. तो डाइंग की जब भी हम बात कर रहे हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है आपको डाइंग क्या होता है। जब भी फैब्रिक को डाई किया जाता है, मतलब जब भी हम फाइबर में कलर्स ऐड कर रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइंग। तो जब भी हम डाइंग के बारे में बात करते हैं, तो डाइंग में क्या होता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डाइज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ ऐसी डाइज है जो इको फ्रेंडली है, कुछ ऐसी डाइज है जो कि कार्सिनोजेनिक है या फिर ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है विच इज नॉट गुड फॉर द फैब्रिक। या तो फैब्रिक में उसको डाई करने के बाद उसकी फास्टनेस क्वालिटीज खराब हो जाती है, मतलब उसका कलर उड़ जाता है, या फिर थोड़ा सा फैब्रिक रब करने के बाद ही उसमें से कलर चला जाता है, या फिर उस कपड़े की क्वालिटी इतनी गंदी हो जाती है, खराब हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अपीयरेंस में अच्छी नहीं आती। तो ऐसी बहुत सारे टाइप की डाइज दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसके बारे में हम जब भी हम डाइंग के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि डाई होती क्या है। तो व्हाट इज डाई? डाई इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। जो डाई है इसमें बेसिकली दो वर्ड्स आते हैं, क्रोमोफोर जो कि कलर प्रोड्यूस करता है, एंड ऑक्सोक्रोम क्या है, इंटेंसिटी या फिर कितना चमक है कलर में, दैट इज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम बेसिकली इट हेल्प्स द डाई इन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑल्सो सॉल्युबिलिटी में भी काम करता है, बताता है कितना डाई वाटर में सॉल्युबल है या फिर नहीं। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर जो कलर प्रोड्यूस करता है दैट इज क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम जो है वो इंटेंसिटी बताता है या फिर कौन सा कलर कितना चमक रहा है, दैट इज ऑक्सोक्रोम। नाउ सेकंड टर्मिनोलॉजी इज पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं? ऐसे कलर पार्टिकल्स जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जब भी हम फैब्रिक बनाते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस से बाइंड कर जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइंडिंग एजेंट। सो दिस इज पिगमेंट। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंट डाई। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो ग्लो करता है अंडर यूवी लाइट, ऐसी डाइज को हम बोलते हैं फ्लोरेसेंट डाई। जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, फ्लोरेसेंट वाले कपड़े या फ्लोरेसेंट जैकेट्स पहने रखते हैं, ताकि क्योंकि जो फ्लोरेसेंट कलर है वो क्या करता है, अंडर लाइट चमकता है। तो उससे क्या पता चलता है कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ है। या फिर आपने और भी तरीके के देखे होंगे जहाँ पे फ्लोरोसेंट कपड़े पहने जाते हैं। तो फ्लोरोसेंट कपड़े पहनने का मतलब क्या होता है, वो लाइट में शाइन करते हैं, लाइट में चमकते हैं, लाइट में ग्लो करते हैं। तो फ्लोरोसेंट डाइज भी ऐसी बनाई जाती है जो कि यूवी लाइट के अंदर चमकती है। ये क्या करता है, एक अब ये फ्लोरोसेंट आता क्यों है कलर, तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी को एमिट करता है। मतलब कलर्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तभी तो होते हैं ना, जब कोई वेवलेंथ कोई भी लाइट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसी को एमिट करती है। तो उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज डाई प्रोसेस। हम प्रोसेस जब भी हम डाई कर रहे हैं कपड़े में तो उसकी कैसी प्रोसेस होती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो हॉट वाटर यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं, या फिर ड्राई हीट यूज करते हैं जब भी हम डाई डालते हैं। मॉडरेंट क्या होता है, एक ऐसा केमिकल बाइंडिंग एजेंट, एक ऐसा केमिकल बाइंडिंग एजेंट जो कि फाइबर को डाई से बॉन्ड बाइंड करता है। तो बाइंडिंग मॉडरेंट क्या हो गया, ऐसे बाइंडिंग एजेंट जो कि क्या करता है, बॉन्डिंग करता है बिटवीन द फाइबर एंड डाई। तो जो बाइंडिंग एजेंट है, जब ये बाइंड करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ जो है वो फैब्रिक की कैसी होगी, इंक्रीज होगी। तो बाइंडिंग एजेंट्स क्या करते हैं, जनरली फाइबर्स को बाइंड करते हैं डाई के साथ। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो कि कैसा अपीयरेंस देते हैं, वाइट अपीयरेंस देते हैं। ऑल्सो इसमें ब्राइटनिंग एजेंट्स भी यूज करते हैं ताकि फैब्रिक का कलर क्या आए, प्योर
वाइट आए और ब्राइटनेस इंक्रीज हो। यूनियन डाई का मतलब क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट क्लास ऑफ डाई। एक और डाई को, एक या फिर एक से ज्यादा डाई को जब हम मिक्स करते हैं, जब हम ब्लेंड बनाते हैं, जब हम डाई को मिक्स करते हैं अलग अलग डाइज को, तब बनता है यूनियन डाई। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है क्रोकिंग। क्रोकिंग का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी भी फैब्रिक को रब करते हैं, जैसे हम किसी भी फैब्रिक को रब करें तो उसका कलर छूट कर आना, उसको हम बोलते हैं क्रोकिंग। दैट इज ट्रांसफर ऑफ कलर फ्रॉम डाइड फैब्रिक बाय रबिंग। जब हम फैब्रिक को रब कर रहे हैं, जैसे मान लो हाथ में हम फैब्रिक को रब कर रहे हैं, गीला हाथ है, हमने फैब्रिक को रब करा, तो जो कलर है वो किस पे आ गया? हमारे हाथ पे आ गया फैब्रिक के। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्रोकिंग। अब बहुत सारी डाई ऐसी है जिसमें क्रोकिंग की अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी डाई ऐसी है जो कि क्रोकिंग में अच्छी प्रॉपर्टी नहीं देता। सेकंड है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या है? जब भी हम बाइंडिंग एजेंट यूज कर रहे थे, जब हम बाइंडिंग एजेंट कपड़ों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं फाइबर्स, तो कितना बॉन्ड बनता है बिटवीन द डाई एंड द फाइबर। तो डाई और फाइबर के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज नोन एज फिक्सेशन। मतलब कितना ज्यादा डाई और फैब्रिक आपस में फिक्स हो गया विद द हेल्प ऑफ बॉन्डिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट इज एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है कि डाई जो है, जो आप ये कर रहे हो, अगर आप जब डाइंग करते हो तो उसमें क्या है, जो इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू आइटम्स इन डाइंग एफिनिटी। जो आप सोल्यूट और सोलवेंट यूज कर रहे हो वो आपस में कितना उसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कितनी ज्यादा अच्छी पावर है उनकी कि वो डाई को एब्जॉर्ब कर ले। तो दैट एब्जॉर्प्शन इज मेजर इन द टर्म्स ऑफ एफिनिटी। नाउ नेक्स्ट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आप फैब्रिक को पानी में डालते हो तो उसमें कितना कलर लॉस होता है, उस फैब्रिक का कितना कलर लॉस होता है पानी के अंदर, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्लीडिंग, विच इज द लॉस ऑफ कलर इन वाटर इज नोन एज ब्लीडिंग। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग बोलते हैं। तो माइग्रेशन क्या है? शिफ्टिंग ऑफ कलर टू द सराउंडिंग एरिया टू एन एडजेसेंट सरफेस। मतलब अगर आप, जैसे मैंने वो आपको एग्जांपल दिया, कलर जो निकल कर आ रहा है फैब्रिक का, ऐसे ही कौन सी सरफेस पे आपका कलर छूट रहा है, उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग। तो ये सारा जो है वो टर्म्स थी कुछ डाइंग की, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी आपकी जो टर्मिनोलॉजीज है ये बिल्कुल आगे काम आने वाली है। तो कमिंग टू द डाइंग डिफेक्ट। तो डाइंग डिफेक्ट क्या है? जब आप डाइंग करोगे फैब्रिक को, जब हम कलर करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? ब्लीडिंग, जिसमें क्या होगा? लॉस ऑफ कलर। जब हम अभी हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी में, जब भी हम किसी भी लिक्विड मीडियम में फैब्रिक को डिप करते हैं, जो कलर लॉस होगा दैट इज ब्लीडिंग, विच इज अ डाइंग डिफेक्ट। नेक्स्ट इज फ्रोस्टिंग। फ्रोस्टिंग भी बता दिया। जब भी कपड़े को रब करोगे, जैसे मान लो आपने जीन्स पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है और थोड़ा सा आप वो उसमें रगड़ खा गया, एब्रेशन आ गया, तो उसमें जैसा जब हमने एब्रेसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, तो एब्रेसिव फोर्सेस कौन से थे? जरा सा भी जैसे कुछ भी स्ट्रेस फोर्स आ गया तो वो वियर टियर कर जाएगा, उस वक्त कपड़ा क्या है? टियर अप हो जाएगा। तो ऐसे ही फ्रोस्टिंग में क्या होता है? जो भी अगर थोड़ा सा एब्रेशन भी आ गया तो उसमें कलर लॉस हो जाता है। That is frosting, means it is a color loss due to the friction. friction मतलब जब भी abrasive force उसमें आ गए, that is frosting। जब abrasive force के कारण कलर लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से कलर लॉस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रोस्टिंग प्रोसेस। फेडिंग का मतलब जब कलर फेड हो जाता है या फिर उसकी कलर की चमक खत्म हो जाती है, ब्रिलियंस, इंटेंसिटी, ये सारा जब इसका खत्म हो जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फेडिंग। तो ये है डाइंग डिफेक्ट, जिसमें ब्लीडिंग आता है, लॉस ऑफ कलर। फ्रोस्टिंग आता है ड्यू टू द एब्रेशन, ड्यू टू द फ्रिक्शन, कलर लॉस। एंड थर्ड इज फेडिंग, जिसमें कलर जो है वो फेड हो जाता है, जो इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है कपड़े की, वो सारी फेड आउट हो जाती है। तो ये है डाइंग डिफेक्ट्स। नेक्स्ट इज मेटामेरिज्म प्रोसेस। मेटामेरिज्म प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है मेटामेरिज्म। तो जब भी हम किसी भी
मटेरियल को, फैब्रिक को अंडर डिफरेंट लाइट सोर्स चेक करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कपड़ा लिया, उसको मैं अच्छी वाली लाइट में चेक कर रही हूँ और एक बाहर इन्वायरमेंट वाली लाइट में चेक कर रही हूँ, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। ये जनरली आपने जब आप क्लॉथ्स खरीदने जाते हो तो वहां पे शोरूम्स में अच्छे अच्छे आउटलेट पे लाइट्स लगी होती है, तो आपको उसका कलर डिफरेंट दिखता है फैब्रिक का। और जब आप उस फैब्रिक को बाहर इन्वायरमेंट की लाइट में देखते हो, नेचुरल लाइट में देखते हो, तो वो कलर क्या है, थोड़ा सा अलग दिखता है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। मतलब आपका जो मटेरियल है उसका कलर अंडर डिफरेंट डिफरेंट लाइट सोर्सेस अलग अलग दिखना, तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटामेरिज्म। मतलब a phenomena that is observed when materials are viewed under different light sources। जब different light sources के अंदर हम कपड़े को चेक करते हैं, वो होता है मेटामेरिज्म process। The viewer sees one color under one light source and a different color under अनदर लाइट सोर्स। मतलब एक लाइट सोर्स में दूसरा कलर दिखना, दूसरी लाइट सोर्स में दूसरा कलर देखना। ये जनरली आप अपने डेली यूज एक्टिविटीज में भी चेक कर सकते हो। अंडर लाइट कुछ और कलर दिखता है और बाहर इन्वायरमेंट की लाइट में कुछ और कलर दिखता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटामेरिज्म प्रोसेस। नेक्स्ट है टेंडर स्पॉट। टेंडर स्पॉट का क्या होता है, जब भी आपका केमिकल डैमेज हो जाता है, सपोज करो फाइबर्स जो जैसे नेचुरल फाइबर्स सेल्यूलोज से ऑब्टेन होते हैं, तो अगर मान लो सेल्यूलोज फाइबर को आप एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो एसिड क्या करेगा, उसके जो फाइबर्स है उसको वीक बना देगा, सॉफ्ट बना देगा, टेंडर बना देगा, जिससे स्ट्रेंथ क्या है, कम हो जाएगी। तो टेंडर स्पॉट्स ऐसे स्पॉट्स हैं जिसमें जब भी केमिकल हम कुछ डाल देते हैं, केमिकल डैमेज हो जाता है फैब्रिक, तो उस जैसे हम कपड़े पे एसिड डल जाता है, तो एसिड क्या करता है, उस कपड़े को जला देता है। अगर कंसंट्रेटेड एसिड होएगा तो कपड़ा पूरा बर्न हो जाएगा, डाइल्यूट होगा तो उसमें क्या होंगे, जो फैब्रिक है, फाइबर्स जो है फैब्रिक में, वो सारे डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या है कपड़े की, रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जो फाइबर्स है वो एसिड जो है वो फाइबर्स को एकदम लूज कर देता है, सॉफ्ट बना देता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो कपड़े की रिड्यूस हो जाती है। तो वो थे कुछ आपके डाइंग डिफेक्ट, ब्लीडिंग, मेटामेरिज्म, टेंडर स्पॉट, ये सारे हैं डाइंग डिफेक्ट। नाउ व्हाट इज डाइंग। अब हम दोबारा डाइंग के बारे में बात करते हैं। तो डाइंग में क्या करते हैं, फाइबर्स को कलर करना, फिर यार्न बनाना, फिर फैब्रिक करना। आइदर वहां पे आप नेचुरल डाई यूज करो या फिर सिंथेटिक डाई यूज करो। अब जब भी हम कलरिंग कर रहे हैं, कलरिंग से पहले क्या होता है, एक डाई लिकर सॉल्यूशन बनाया जाता है। ये जो डाई लिकर सॉल्यूशन है, इसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, जब भी हम डाइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाएंगे डाई के लिए। उस डाई में हम क्या क्या डालेंगे, सबसे पहले डाई डलेगी, ऑब्वियस जो आप कलर ऐड करना चाह रहे हो अपने फैब्रिक में वो डलेगा, पानी डलेगा, वाटर के साथ ही यहाँ पे ऑक्सिलरी एजेंट्स भी ऐड होंगे। ये जो ऑक्सिलरी एजेंट्स है ये क्या करते हैं, डाई की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम ऑक्सिलरी एजेंट्स को डालते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी जो है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जितना डाई एब्जॉर्ब होगी उतना ही फैब्रिक कलर देगा। तो जब भी हम डाई सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब सबसे पहले जब भी हम डाइंग करें तो डाई सॉल्यूशन बनाएंगे, उस डाई सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाई लिकर। उस डाई लिकर में आप डाई ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड करना है और ऑक्सिलरी एजेंट ऐड करना है। जब आपने ये डाई लिकर बनाया तो जो प्रॉपर्टी है कलर फास्टनेस की, मतलब जो कलर लेगा कपड़ा फैब्रिक पे, वो किस पे डिपेंड करता है कि एक तो आपने कौन सी डाई चूज करी है और दूसरा आपने कौन सा फाइबर या फिर फैब्रिक चूज करा है फॉर डाइंग। तो कलर फास्टनेस मतलब कोई कलर कितना जल्दी फैब्रिक में जा रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि डाई किस तरह की इस्तेमाल करी गई है, दूसरा फैब्रिक या यार्न या फाइबर जो अभी आप कलर कर रहे हो वो कैसी क्वालिटी का चूज किया गया है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइंग। एंड नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ डाइंग। तो जब भी हम डाइंग की बात करते हैं, फर्स्ट जो डाई का टाइप है वो है वाट डाई। इस जो वैट डाई है वो जनरली क्या होती है, वाटर इनसॉल्युबल होती है। तो वैट डाई क्या हो गई, वाटर इनसॉल्युबल। तो इसको क्या करते हैं, पहले हम
इनसॉल्यूबल से क्या बनाते हैं, सॉल्यूबल बनाते हैं। जब डाई सॉल्यूबल होगी तभी तो कपड़ा उसको एब्जॉर्ब करेगा ना, तभी तो डाई लिकर बनेगा। तो इसको जो वेट डाई है वो इनसॉल्यूबल है, तो इनसॉल्यूबल है तो उसको क्या करता है, क्या करते हैं, सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनसॉल्यूबल है तो वो कपड़े को डायरेक्ट डाई नहीं कर सकता, इसलिए इसको पहले सॉल्यूबल बनाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, प्रोटीन और जो नायलॉन फाइबर्स है उनके लिए जनरली ये डाई को यूज किया जाता है। उसके बाद अच्छी कलर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये कुछ आपके कलर तक ही लिमिटेड है, जैसे ऑरेंज और ब्लू। तो जनरली वेट डाई क्या है, ज्यादा कलर प्रोड्यूस नहीं करता, इसका लिमिटेड इसका जो है वो सिलेक्शन है, जैसे ऑरेंज एंड ब्लू। मेनली इसमें ब्राइट ग्रीन्स भी आता है, और ब्राइट ग्रीन के साथ ही साथ इसमें ऑरेंज और ब्लू कलर भी वेट डाई प्रोड्यूस करता है। अब जो वेट डाइज है अब वो इनसॉल्यूबल है, तो उनको सॉल्यूबल कैसे बनाया जाता है, तो इसमें प्रोसेस होती है सबसे पहले रिडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, ल्यूको कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। रिडक्शन के बाद अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं ये वाली प्रोसेस में, ठीक है। सबसे पहले रिडक्शन हुआ, फिर इसमें डाइंग हुई, फिर ऑक्सीडेशन हुआ, तो फिर उसमें हम करते हैं सोपिंग। तो ये है वेट डाई, जिसमें जनरली ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, बट इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो वेट डाइज होती है उनकी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है क्रोकिंग में, मतलब वही जब थोड़ा सा एब्रेसिव फोर्सेस लगते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो कलर लॉस हो जाता है, वो प्रॉपर्टी होती है क्रोकिंग। तो जब भी हम वेट डाई का यूज करते हैं वो क्रोकिंग प्रॉपर्टी को, या जो क्रोकिंग फैक्टर है उसको प्रिवेंट करता है, उस पुअर नहीं होता, एक्सीलेंट फास्टनेस देता है क्रोकिंग की। पर्सपिरेशन का मतलब होता है जब भी जैसे ह्यूमन कपड़े पहनते हैं, स्वेटिंग होती है, तो वो डाई जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर स्वेटिंग को ज्यादा प्रिवेंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सपिरेशन। जो कि स्वेटिंग में भी डाई अच्छे से कपड़े पे रहती है, कपड़े में से कलर बाहर नहीं आता स्वेटिंग होने पर भी। तो ऐसी डाइस क्या होते हैं, वाट डाइस। इसमें वाट डाइस में ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है पर्सपिरेशन की। नेक्स्ट, क्लोरीन ब्लीचिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आप उसमें ट्रीट कर रहे हो उसको ब्लीचिंग एजेंट, जैसे हम ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं कपड़े का और कलर को एनहांस करने के लिए, तो जो वेट डाई है वो आपके जो एजेंट है, क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये है वेट डाई। जनरली इंडिगो जो है वो है ओरिजिनल वेट डाई, जो कि किसके लिए अप्लाई होती है, कॉटन, लिनन और रेयन में जनरली वेट डाइज देखने को मिलती है। अब वेट डाइज क्या थी, यहाँ पर जब हम वेट डाई बना रहे थे तो वो क्या था, इनसॉल्यूबल था। तो इसको इनसॉल्यूबल से क्या बनाया जाता है, इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है, ताकि कपड़ा इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो सबसे पहले इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेटिंग, जिसमें वेटिंग में क्या होता है, हम इसमें सबसे पहले रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, इनसॉल्यूबल बनाएंगे, रिडक्शन प्रोसेस करेंगे यूजिंग कास्टिक सोडा। तो जब हम इसमें कास्टिक सोडा ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या होएगा, इसमें रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन क्या होगा, इसमें जो ल्यूको कंपाउंड्स है, मतलब जो कलरलेस कंपाउंड है, वो पहले सारे प्रोड्यूस होंगे, जो कि किससे होंगे, रिडक्शन प्रोसेस से। तो सबसे पहले यहाँ पे वेटिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, रिडक्शन प्रोसेस करते हैं। देन हम डाइंग करते हैं, जिसमें एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं। एग्जॉस्टिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो कि अच्छे से डाई को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है टू एब्जॉर्ब द डाई। उसके बाद सबसे पहले रिडक्शन किया ताकि वो सॉल्यूबलाइज्ड हो जाए। देन इसमें हम एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐड करते हैं, ताकि जो फाइबर है, जो यार्न है, फैब्रिक है, अच्छे से डाई को अपटेक कर ले, डाई को एब्जॉर्ब कर ले। फिर हम डाइंग करते हैं नेक्स्ट में। उसके बाद देन वी डू द ऑक्सीडेशन, जिसमें हम हाइड्रोजन परऑक्साइड और एसिटिक एसिड को यूज करते हैं इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। मतलब सबसे पहले रिडक्शन हुआ, फिर डाइंग हुआ,
फिर ऑक्सीडेशन होता है जिसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑल्सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट दैट आर यूज्ड वाइडली। तो ये सबसे पहले, फिर अब ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन के बाद लास्ट प्रोसेस होता है यहाँ पे सोपिंग, जिसमें अच्छे से आपका जो फैब्रिक है वो कलर हो जाता है। तो ये होता है वेट डाइस, जो कि इनसॉल्यूबल डाइस होती है, उसको सॉल्यूबल बनाया जाता है। फर्स्ट इसमें करते हैं रिडक्शन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं वेटिंग। इसमें हम जनरली कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। देन डाइंग होती है, जिसमें एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से डाई एब्जॉर्ब हो जाती है। देन अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। देन सोपिंग प्रोसेस होती है। अब इसको पढ़िए, ये थ्योरी है। वेटिंग में क्या होता है, रिडक्शन हमने पढ़ा, जिसमें जो भी इनसॉल्युबल वेट डाई थे उसको सॉल्युबल बना दिया गया यूजिंग द हेल्प ऑफ कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम डाइथायोनाइट। तो इससे जो इनसॉल्युबल था वो सॉल्युबल बना दिया गया। नेक्स्ट डाइंग में क्या हुआ कि जितना भी एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐड किया था उसने कितना डाई एब्जॉर्ब करा है, उसको डाइंग बोलते हैं। फिर जब हमने डाइंग कर दी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर डाइंग के केस में हमने एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐड करे थे, तो उसके बाद जब ये एजेंट ऐड करने के बाद जब डाइंग हो गई तो इसको हम फिर फाइनल रिंस करते हैं, जिसमें से जो आपने एग्जॉस्टिंग एजेंट डाले थे, रिड्यूसिंग एजेंट डाले थे, उनको रिमूव किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रिंसिंग। लास्ट में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है दोबारा से उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या थे, वो इनसॉल्युबल थे, फिर उनको सॉल्युबल बनाया गया। भाई पहले इसमें रिडक्शन करी, फिर डाइंग करी, फिर ऑक्सीडेशन करी, तो ये दोबारा से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इनकी फास्टनेस प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। फास्टनेस प्रॉपर्टी मतलब सभी प्रोसेस को, चाहे वो क्रॉकिंग हो गई, चाहे परस्पिरेशन हो गई, चाहे वो एब्जॉर्प्शन हो गई, वो सारी प्रोसेस को ये प्रिवेंट करता है और फैब्रिक की क्वालिटी और अच्छी बनके आती है इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग। तो ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके बाद लास्ट में सोपिंग करी जाती है, जिसमें जो वेट डाई के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से रीओरिएंट हो जाते हैं और अच्छी क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो चले जाते हैं, मतलब जो कपड़े की क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेट डाइज। नाउ सेकेंड डाई इज एजो डाइज। ये भी इनसॉल्युबल है, ये क्या है, इनसॉल्युबल है ये भी। इसको क्या करा जाता है, फिर से सॉल्युबल बनाया जाता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। और जो ये डाई है वो क्या करते हैं, कपड़े में जाकर कलर प्रोड्यूस करती है। मतलब अगर आपने फैब्रिक डाला हुआ है, एजोडाई डाली, तो एजोडाई क्या करेगी, पेनिट्रेट कर जाएगी बिल्कुल कपड़े के अंदर जाके, और वहां जाकर कपड़े के अंदर जाकर कलर प्रोड्यूस करती है। मतलब इट प्रोड्यूस द कलर विद इन द फाइबर इटसेल्फ, फाइबर में अंदर जाकर कलर प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे डाइज को हम क्या बोलते हैं, एजोडाइज बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एजोडाइज में डाई एजोटाइजेशन होता है। डाई एजो जो डाई एजोटाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले डाई जब फाइबर में जाती है तो वहां पे एक्शन होता है नेफ्थोल का। उसके बाद अब जब ये जब अंदर जाके कलर दे रही है फैब्रिक में, इसलिए इस डाई को बोलते हैं इनग्रेन डाई। इसमें जो एजो ग्रुप, जो एंड डबल बॉन्ड एंड है, एन है, वो रिएक्ट करता है डाइज के साथ। जनरली ये वाली जो डाई है वो रेड, ऑरेंज, येलो कलर प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ मैरून, डीप ब्लैक और बरगंडी कलर भी एजोडाइज प्रोड्यूस करती है। जो एजोडाइज है उसमें ग्रीन और ब्राइट ब्लू कलर्स नहीं आते, लेकिन वेट डाई में जनरली हमें ब्लैक ब्लू कलर्स भी देखने को मिलते हैं। एजोडाई में ब्लू और ग्रीन कलर्स नहीं आते। तो एजोडाई ऐसी डाई है जो कि इनसॉल्युबल है, डायरेक्ट हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये इनग्रेन डाई है जो कि फैब्रिक में जाकर कलर देती है। एंड डबल बॉन्ड एंड
जिसको हम एजो ग्रुप बोलते हैं, उसके साथ जाके रिएक्ट करती है। अब जो इसके रिएक्शन है वो देखिए, सबसे पहले इसमें होता है नेफ्थोलेशन, मतलब जो नेफ्थोल है वो जो एजो ग्रुप प्रेजेंट है एंड डबल बॉन्ड एंड। अब जो नेफ्थोल क्या है, ये इनसॉल्युबल है, तो इसको सॉल्युबलाइज बनाया जाता है। जैसे जो आपकी वेट डाइज थी वो भी इनसॉल्युबल थी, तो उसको हम सॉल्युबल बनाते थे। ऐसे ही एजो डाइज क्या होती है, इनसॉल्युबल, तो इसको क्या करा जाता है, सॉल्युबल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एल्कलाई। या तो आप उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, जिसको हम कास्टिक सोडा बोलते हैं। जनरली यहाँ पे एल्कलाई एजेंट यूज होते हैं टू मेक इट सॉल्युबल। नेक्स्ट डाईएजोटाइजेशन, नेक्स्ट जो पहले नेफ्थोलेशन हो गई, जिसमें जो नेफ्थोल्स बने थे ग्रुप वो इनसॉल्युबल है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जाता है सॉल्युबल कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ द कास्टिक सोडा। नाउ द सेकंड प्रोसेस इज डाईएजोटाइजेशन। इस डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है, जो आपका डाई में बेसिक ग्रुप होता है NH2, तो ये अमीन ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम नाइट्रेट के साथ, और यहाँ पे क्या बनता है, डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। कितने टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डाईएजोटाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो डाईएजोटाइजेशन के पास प्रोसेस होता है वो होता है कपलिंग या फिर डेवलपिंग, जिसमें जो कपड़ा है उसको उसमें एक बात बना दिया जाता है, जिसमें हम डायजोनियम सॉल्यूशन रखते हैं। और डायजोनियम सॉल्यूशन जब हम रखते हैं तो फैब्रिक क्या करता है, उसको पिक कर लेता है कलर को, कौन सी डाइज को, एजो डाइज को। तो ये प्रोसेस होता है एजो डाई का, जिसमें पहले नेफ्थोलेशन होता है, फिर डाईएजोटाइजेशन होता है। नेफ्थोलेशन में इनसॉल्युबल को सॉल्युबल बनाया जाता है एल्कलाई के हेल्प से। डाईएजोटाइजेशन में जो आपका अमीनो ग्रुप है वो रिएक्ट करता है सोडियम नाइट्रेट के साथ, ताकि डायएजोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाए इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस HCl। और टेम्परेचर कितना होता है, 0 से 5 डिग्री। देन कपलिंग होती है, जिसमें जो मटेरियल है उसको डायजोनियम सॉल्यूशन में ट्रीट किया जाता है, ताकि फैब्रिक में कलर, फैब्रिक के अंदर कलर प्रोड्यूस हो सके। नाउ थर्ड टाइप ऑफ डाई इज डायरेक्ट डाई। अब ये डायरेक्ट डाई नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट है मतलब क्या है, वाटर सोल्यूबल। तो इसमें हमें किसी भी तरीके का फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ता, जैसे हमने उसमें देखा था एजो और वेट डाई में, उसमें हम क्या कर रहे थे, उन डाई को सॉल्यूबल बना रहे थे क्योंकि वो इनसॉल्यूबल थी। बट इन द केस ऑफ डायरेक्ट डाइज, दे आर ऑलरेडी डायरेक्ट, मतलब दे आर ऑलरेडी सॉल्यूबल इन वाटर, लीस्ट एक्सपेंसिव होती है, इसको हम डायरेक्टली फैब्रिक पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो आपका फैब्रिक है और जो सरफेस है उनका क्या रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, इसको हमें सॉल्यूबल बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेनली आपके पास सेल्यूलोज फाइबर्स पे काम करती है। अब जो लेकिन डायरेक्ट डाइज का एक डिसएडवांटेज है, इसमें ब्राइट कलर्स नहीं आते। ओनली ब्राइट कलर्स में से ग्रीन कलर, ब्राइट ग्रीन कलर अवेलेबल रहता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है किसी भी कलर से। वेयर एज इन द केस ऑफ एजोडाइज हमें कुछ ब्राइट कलर्स भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन डायरेक्ट डाई जो इनसॉल्युबल है इसमें किसी भी तरीके के ब्राइट कलर्स देखने को नहीं मिलते एक्सेप्ट ब्राइट ग्रीन, वो भी क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। तो दिस इज डायरेक्ट डाई। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट डाई। अब ये वाटर सॉल्युबल है इसलिए हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, ये पुअर फास्टनेस देता है, ये एक्सीलेंट सोर्स नहीं है, इसमें से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है वॉशिंग की और क्रॉकिंग की, ये पुअर फास्टनेस है, मतलब पुअर इस प्रॉपर्टी देता है। जब इसमें वॉश करते हैं कलर क्या है, बाहर आ जाता है, जब क्रॉकिंग करते हैं, जब फैब्रिक रब हो जाता है, वो उसमें भी कलर लॉस हो जाता है। इसलिए डायरेक्ट डाई हम अप्लाई नहीं करते, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट डाई अप्लाई करते हैं वाटर में वैसे ही सॉल्यूबल है, तो सरफेस और फैब्रिक में कॉन्टैक्ट बिल्कुल होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो उस केस में जब भी एब्रेसिव फोर्स आते हैं या एब्रेशन हो जाता है या फिर क्रॉकिंग होती है, तो उसमें कलर लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये इसलिए जनरली डायरेक्ट डाइज का यूज नहीं करा जाता। साथ ही साथ जो डायरेक्ट डाइज है वो ब्राइट कलर प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इसका पर्सपिरेशन, अगर हम पर्सपिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, स्वेट में जो डाइज स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेती है, लेकिन जो डायरेक्ट डाइज है उसकी प्रॉपर्टी पर्सपिरेशन बहुत अच्छी है।
अब उसके बाद ऐसे जो डाइज हैं वो क्या करते हैं, जैसे आपके पास ये वाला है वो वाटर सॉल्यूबल है तो डायरेक्ट डाई है, लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। नेक्स्ट इज सम डाइज आर मेटलाइज्ड विद कॉपर टू इंक्रीज देयर लाइट फास्टनेस। अब काफी बार क्या है, उसकी चमक को इंक्रीज करने के लिए कुछ हम क्या करते हैं, कुछ डाई को कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं। इस केस में जो कॉपर सोल्ट है, जब आप कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो जो कॉपर सोल्ट है जैसे Cu प्लस आयन क्या करेगा, वो निकल जाएगा अपने कंपाउंड उसके अपने सॉल्ट में से, और क्या करेगा, उसकी लाइट और वॉशनेस प्रॉपर्टी को इन्हांस करेगा। तो ये है आपके पास डायरेक्ट डाइज। नाउ नेक्स्ट इज सल्फर डाई। अब सल्फर डाई भी इनसॉल्यूबल है, इसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसको भी इनसॉल्यूबल से सॉल्यूबल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फाइड, विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फाइड, या फिर इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है। उसके बाद जब डाइंग हो जाती है, जैसे हमने वेट डाई में किया था ऑक्सीडेशन प्रोसेस, पहले रिडक्शन किया फिर डाइंग की फिर ऑक्सीडेशन किया, ऐसे ही सल्फर डाइज में भी सबसे पहले इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है सोडियम सल्फाइड या फिर NaOH सॉल्यूशन यूज करके, फिर उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस लास्ट में किया जाता है। लेकिन वैट के केस में क्या था, कुछ ल्यूको कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे थे, मतलब कलरलेस कंपाउंड कुछ प्रोड्यूस हो रहे थे इन द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, वेयर एज इन द केस ऑफ सल्फर डाइज नो ल्यूको कंपाउंड आर प्रोड्यूस। अब जो ये सल्फर कंपाउंड है ये जनरली डार्कर शेड देते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, खाकी कलर्स, ये सारे किस कौन कौन से डाई देता है, सल्फर डाई देता है। तो इसलिए ये जो आपका सल्फर डाई है इनसॉल्यूबल है, वैट की तरह इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फाइड और NaOH। और आपका जो इसमें लेकिन डिफरेंस ये है कि वैट डाई में ल्यूको कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जब भी हम रिडक्शन करते हैं, वेयर एज इन द केस ऑफ सल्फर डाई नो ल्यूको कंपाउंड आर प्रोड्यूस व्हेनेवर वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन देन डाइंग देन ऑक्सीडेशन। अब जो सल्फर डाइज है वो इजी टू यूज है, किसमें, सेल्यूलोइक फाइबर के साथ, और ये अच्छी प्रॉपर्टी देता है, एक्सीलेंट वॉश देता है, लाइटनेस प्रॉपर्टी अच्छी होती है, लो कॉस्ट जो होती है सल्फर डाइज की वो कम होती है। उसके बाद इसका एक ड्रॉबैक भी है, मतलब ड्रॉबैक क्या है, जब भी आप सल्फर डाई को यूज कर रहे हो तो उसको आप ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि उसमें क्या है, मॉइस्चर आ जाएगा, मॉइस्चर सल्फर के साथ रिएक्ट करने के बाद बना देता है सल्फरिक एसिड, जो कि हार्म करता है फाइबर्स को, फाइबर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो जाती है जब भी वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो इसलिए क्या है, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो आपके पास ब्रोंज शेड आती है, कौन सी शेड आती है, ब्रोंज शेड, जिसमें अपीयरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है इन द केस ऑफ सल्फर डाइज। इसलिए हम सल्फर डाइज को रूम टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते, इसके लिए प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन चाहिए, क्योंकि सल्फर डाई क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे सल्फर रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ, वाटर के साथ, और क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जो कि फाइबर्स को वीक कर देते हैं। फाइबर्स वीक होएगा तो अपीयरेंस डल होएगी, डल होएगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी, और जनरली जब डल बन जाएगा तो वो ब्रॉन्ज कलर देगा। तो ऐसी डाइज होती है सल्फर डाइज। नाउ कमिंग टू द बेसिक डाई। अब जो बेसिक डाई है ये किस वजह से बेसिक है, क्योंकि इसमें कैटायनिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब पॉजिटिव आयन ग्रुप प्रेजेंट है। बेसिक डाई भी सॉल्यूबल है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मेनली इसमें एक्राइलिक और मोड एक्राइलिक जो मटेरियल्स है उनको यूज करते हैं, उनको बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, बेसिक डाई। उनमें जब हम कलरिंग करते हैं उसमें हम बेसिक डाई का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेसिक डाई जो है वो वूल और सिल्क में भी यूज करी जाती है, लेकिन वूल सिल्क में वहां पे जो फास्टनेस प्रॉपर्टी होती है वो होती है बहुत ज्यादा लो। बेसिक डाई ऑल्सो ब्राइट कलर देता है, जिसमें आपके पास अच्छी क्वालिटी होती है लाइट में, वॉशिंग में, परस्पिरेशन और क्रॉकिंग, ये सारे फैक्टर्स जो ये सारी प्रॉपर्टीज है ये अच्छी आती है इन द केस ऑफ बेसिक डाई। नेक्स्ट, लेकिन वॉशिंग में अच्छी नहीं है, मतलब जब आप वॉश करोगे वूल सिल्क को तो उसमें से
कलर निकल कर आता है। तो ये है बेसिक डाई। नाउ कमिंग टू द एसिड डाई, ऑल्सो ये भी बेसिक की तरह सॉल्यूबल है, लेकिन बेसिक में सॉल्युबिलिटी थी ड्यू टू द कैटायनिक ग्रुप। इसमें किसकी वजह से है, एसिड डाइज में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव ग्रुप या फिर एनायनिक ग्रुप। जो एसिड डाइज होती है उसमें क्या होता है, उसमें होता है सोडियम सॉल्ट सल्फोनिक एसिड का, जिसकी वजह से वूल सिल्क की क्वालिटी अच्छी होती है इन द एसिडिक मीडियम। लेकिन इन द केस ऑफ बेसिक मीडियम वूल और सिल्क की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी नहीं आती। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो प्रोटीन और जो पोलामाइड फाइबर्स है, जैसे वूल सिल्क नायलॉन मॉडिफायर कैरलिक, उसमें अच्छी एफिनिटी होती है एसिड डाइज की। उसके बाद क्या है, सेल्यूलोज फाइबर के लिए हम जनरली इसको यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें अगर जब इसके साथ सेल्यूलोज फाइबर्स पॉलीअमाइड फाइबर और सेल्यूलोज फाइबर के साथ अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है, तो जो डाई है उसकी प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होगी सेल्यूलोज फाइबर के साथ, क्योंकि यहाँ पे एसिड डाई है तो मीडियम कैसा बन जाएगा, यहाँ पे एसिडिक बन जाएगा। एसिड डाई में बहुत सारे रेंज के कलर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ब्राइट रेड और ग्रीन ब्लू प्रोड्यूस नहीं होता इन द केस ऑफ एसिड डाई। रिएक्टिव डाई क्या होती है, रिएक्टिव से ही पता चल रहा है जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाती है। एनायनिक होती है, मतलब अगेन इसमें नेगेटिव ग्रुप होता है। अब जो ये वाली जो डाई है ये क्या करती है, रिएक्ट करती है। रिएक्ट क्या करता है, मतलब ये जो डाई है वो फाइबर के साथ बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। अब किस तरह का बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड होता है और एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग से बनता है, जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब क्या कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस केस में रिएक्टिव डाई में जब डाई रिएक्ट करता है फाइबर्स के साथ तो वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिएक्टिव डाई। अब ये जो डाई है ये यूज होती है मेनली कॉटन के लिए और सेल्यूलोज फाइबर में भी यूज होती है, लेकिन एल्केलाइन पीएच पे होती है। पीएच कितना होता है इन डाइज का 9 to 12। उसके बाद ये डाइज जनरली वूल सिल्क पॉलीमाइड फाइबर्स के लिए भी यूज करी जाती है। इनमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप कपड़े को वॉश करोगे तो कलर नहीं जाएगा और लाइट में भी अच्छा ये कलर देते हैं। उसके बाद इनकी क्वालिटी अच्छी होती है ड्राई क्लीनिंग में भी, पर्सपिरेशन में भी, क्रॉकिंग में। पुअर फास्टनेस होती है क्लोरीन ब्लीचिंग में, मतलब जब आप इस पे ब्लीचिंग करते हो तो कलर आ जाता है, बस एक यही इसका डिसएडवांटेज है। बाकी जो ये सारी प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी देता है रिएक्टिव डाइज। नाउ डिस्पर्स डाई, डिस्पर्स का मतलब होता है जो कि फैल जाती है, जो कि क्या है वहां पे जाके स्प्रेड हो जाती है। जब ये कपड़े में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। इनसॉल्यूबल है इसलिए इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है। तो डिस्पर्स में क्या है, जो डाई है वो क्या करती है नीचे सॉल्वेंट में जाके फैल जाती है। इनसॉल्यूबल है इसलिए इसको सॉल्यूबल बनाया जाता है। इसकी सॉल्युबिलिटी हम जनरली कैसे इंक्रीज करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसको टेम्परेचर इंक्रीज करके हम सॉल्युबल बना सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इसमें से जब भी हम डिस्पर्स डाई यूज करते हैं तो कुछ फ्यूम्स निकल के आती, कुछ धुआं बाहर आता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा हार्म हो सकता है। इसलिए जनरली डिस्पर्स डाई को हम आजकल यूज नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कुछ नाइट्रोजिनियस फ्यूम्स बाहर निकल के आते जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकती है। जो डिस्पर्स डाई है उनकी अच्छी प्रॉपर्टी होती है आपका इसमें क्रॉकिंग में, लेकिन जो डिस्पर्स डाई है वो सब्लिमेट हो जाती है। मतलब जनरली अगर उसमें फ्यूम प्रोड्यूस होती है तो वो लिक्विड से क्या हो जाता है, वेपर में बदल जाती है, जिसकी वजह से जो फ्यूम्स निकल के आती है वेपर्स की फॉर्म में, ये इन्वायरमेंट को हार्म करती है। तो डिस्पर्स डाई इजिली उसमें सब्लिमेशन हो जाती है, और ये प्रॉपर्टी को हम जनरली यूज करते हैं जब भी हम ट्रांसफर प्रिंटिंग करते हैं। जब हम प्रिंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो डिस्पर्स डाई ऐसी डाइज होती है जो कि पानी में जाके फैल जाती है, और जब पानी में जाके फैल जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब भी हम टेम्परेचर को हाई करते हैं, क्योंकि ये भी क्या है डाइज इनसॉल्युबल है।
नेक्स्ट आर एग्जॉस्टिंग एजेंट। एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐसे एजेंट है जो कि हम डाई लिकर में यूज करते थे। डाई लिकर में क्या क्या यूज कर रहे थे, डाई, वाटर और ऐसे ऑक्सिलरी एजेंट जो कि बाइंड कर जाते हैं डाइंग में, ऐसे हम क्या है एग्जॉस्टिंग एजेंट को डालते हैं। अब एग्जॉस्टिंग एजेंट क्या करता है, जो डाई है उसको मूव करने में हेल्प करता है। भाई आपने डाई डाला तो डाई डिस्पर्स भी तो होगी ना, जाएगी भी तो कपड़े में। तो ऐसे एग्जॉस्टिंग एजेंट क्या करते हैं, डाई को मूव करने में हेल्प करते हैं डाई बाथ से फाइबर में। जो आपने लिकर बनाया है डाई लिकर, उसको जो डाई है उसको मूव करने में हेल्प करता है टुवर्ड्स द फैब्रिक। तो एग्जॉस्टिंग एजेंट क्या करेंगे, इट हेल्प्स इन द फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ डाई मॉलिक्यूल टू द फाइबर एंड देयरफॉर एग्जॉस्ट द डाई पाथ। अब इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सॉल्यूशन में, दैट इज NaCl हो सकता है, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट हो सकता है, जो कि गुड एग्जॉस्टिंग एजेंट है। साथ ही साथ आपके पास जो ये वाली डाइज है एनायनिक नेचर वाली, उसमें भी ये वाले एग्जॉस्टिंग एजेंट्स ऐड करे जाते हैं। नेक्स्ट जो है ये वाला है, जब भी हम इसमें एग्जॉस्टिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, अब अगर हम सॉल्यूबल फाइबर को पानी में डालते तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज आता है जिसको हम बोलते हैं जेटा पोटेंशियल। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, जैसे मान लो ये फैब्रिक है, इसकी सरफेस पे भी नेगेटिव चार्ज है और जो आप डाई कर रहे हो उस पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो नेगेटिव चार्ज होएगा फाइबर की सरफेस वाला, वो किसको रिपेल करेगा, जैसे मान लो पानी में ये सारे एनाइंस प्रेजेंट है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एनाइंस। तो सेल्यूलोज फाइबर को जब इमर्स करोगे तो पानी में नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, और इसके बाद जो डाई है वो भी क्या है, नेगेटिव आपका चार्ज दे रही है। तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ना कि अट्रैक्ट करेंगे। और जब आप इसमें NaCl या फिर सोडियम सल्फेट डालोगे तो इसमें क्या होगा, Na जो पॉजिटिव है वो बाहर आ जाएगा और जो एनाइंस थे नेगेटिव उनको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये होता है जेटा पोटेंशियल एग्जॉस्टिंग एजेंट्स में, जब एग्जॉस्टिंग एजेंट्स जो कि डाई को मूव करने में हेल्प करता है। एग्जॉस्टिंग एजेंट जब आप डालोगे, अगर मान लो आपने यहाँ पे क्या था, अगर आप कोई भी फैब्रिक डाल रहे हो, फाइबर्स डाल रहे हो, तो वो नेगेटिवली चार्ज है और पानी में भी नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो पानी के जो नेगेटिव आयंस है और जो सरफेस पे डेवलप हुए हैं नेगेटिव आयन, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे हम एग्जॉस्टिंग एजेंट डालेंगे, जैसे मान लो हमने एग्जॉस्टिंग एजेंट इसमें क्या लिया था, NaCl, तो NaCl में क्या होएगा, NaCl प्लस Cl नेगेटिव होता है, तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, नेगेटिव के साथ बाइंड कर जाएगा, जो कि उसको जो अब जो पहले रिपेल हो रहे थे अब रिपेल नहीं होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ये चार्जेस। और यहाँ पे फिर क्या करेगा, एग्जॉस्टिंग एजेंट जो डाई डाली थी वो इजीली फैब्रिक में मूव कर जाएगी। तो ये थे आपके एग्जॉस्टिंग एजेंट और कुछ डाइंग के बारे में, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ डाइंग पढ़ा था और डाइंग की टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।